हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट फोल में। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्यू फोल के फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, जिनका एक सब्जेक्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में आपकी टोटल 5 यूनिट है। अगर आपको इसका सिलेबस नहीं पता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना, देख लेना क्या क्या सिलेबस रहने वाला है ई कॉमर्स का। तो आज हम ई कॉमर्स की यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें यह हिंदी मीडियम में है तो इसलिए इसका नाम ई कॉमर्स का इतिहास है। वैसे नॉर्मली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका नाम ई कॉमर्स है, ठीक है। तो ई कॉमर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम ई कॉमर्स के को समझेंगे कि ई कॉमर्स होता क्या है, फिर उसकी बहुत सारी जो श्रेणियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर ई कॉमर्स के लाभ के बारे में बात करेंगे, व्यापार आवेदन, ऑनलाइन खरीदारी, फिर उसके बाद इसका सारांश। तो सबसे पहले उद्देश्य में छोड़ देते हैं, यहाँ से प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। तो प्रस्तावना में कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स व्यवसाय करने का एक उभरता हुआ मॉडल है। ये एक प्रकार की बिक्री खरीदारी का एक मॉडल है। नॉर्मल सी बात है, ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने वाला व्यवसाय है जो इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, जिसका सारा काम इंटरनेट के माध्यम से होता है। आप इसको अपने घर बैठे किसी भी दूसरी जगह पर कर सकते हो। ये इसमें व्यवसाय से व्यवसाय, इसको हम व्यवसाय से व्यवसाय यानी B2B भी कह सकते हैं, इसको B2C भी कह सकते हैं, और B2B भी में कंपनियां अपने आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों एवं दूसरे सहयोगियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से व्यापार करती है। तो यानी सब कुछ जो भी है ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी नेटवर्क से के माध्यम से सारा काम करता है, अपना व्यवसाय चलाता है, उसको ही ई कॉमर्स यहाँ पे कहा गया है। आगे देख लेते हैं। फिर कहता है ई कॉमर्स, अब कहता है उपभोक्ता से उपभोक्ता यानी C2C और आपका C2B और आपका B2A, ये सब आपके ई कॉमर्स के थोड़े से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए एग्जाम में शॉर्ट नोट में आ सकता है। अब कहता है ई कॉमर्स की अवधारणा का आशय इंटरनेट की अर्थव्यवस्था एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था से है। इंटरनेट अर्थव्यवस्था का आशय एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें राजस्व उत्पन्न करने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। राजस्व यानी कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट है, आपकी इनकम है, ठीक है। इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, जबकि डिजिटल अर्थव्यवस्था कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और डिजिटल नेटवर्क जैसी डिजिटल तकनीकों पर आधारित है। ई कॉमर्स का विकास इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के बाद हुआ है। पहले कंपनियां इसका उपयोग व्यावसायिक दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए करती थी। यानी कि जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स जब नहीं था तो सिर्फ उसके जो अपने बिजनेस के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे ना, उसको शेयर करने के लिए किया जाता था इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से। बट लेकिन अब ई कॉमर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है ना। अब इसमें सामान भी बेचते हो आप, प्रोडक्ट भी बेचते हो, सेल करते हो, परचेस करते हो, ये सब इसमें स्टार्ट हो गया है। फिर कहता है ई कॉमर्स का अवलोकन, ये सब वही है जो ऊपर अभी बताया गया है। फिर ई कॉमर्स की यहाँ पे थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। ये देखो, अगर आपको समझ आ गया ना तो परिभाषा वगैरह कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एक लाइन है, वाणिज्य देश के नागरिकों का बेहतर जीवन स्तर यापन करने तथा अन्य देशों के साथ व्यावसायिक संबंधों को मधुर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है यानी करता है। तो वाणिज्य क्या है, यहाँ पे वाणिज्य आपका व्यापार है। फिर आगे देख लेते हैं ई कॉमर्स का संक्षिप्त इतिहास। तो देखो ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी है ना वो सब यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लंबा चौड़ा एग्जाम में लिखना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आप अपने पास से बना के भी लिख सकते हो कि ई कॉमर्स से पहले किस तरीके से बिजनेस होते थे, वो सब आप यहाँ लिख देंगे कि मतलब एक मार्केट होती है तो उसमें कैसे लोग जाते हैं, अपना मार्केट चूज़ करते हैं, प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, ये सब लिख देना। फिर उसके बाद ई कॉमर्स के बारे में उसके फ़ायदे बता देना। ई कॉमर्स कैसे अब बहुत ही सहयोगी है, बहुत ही आसान है, आप घर बैठे अपना प्रोडक्ट को आसानी से चेक कर सकते हो, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। ये सब आप लिख दोगे तो आपका इतिहास बन जाएगा, और कोई बात नहीं है। और ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ई कॉमर्स की श्रेणियाँ, वाणिज्य के विभिन्न प्रकार, उद्योगों द्वारा उत्पाद की गई सामग्रियों को समय समय पर उचित बाजार में वितरित करना तथा माल के वितरण का संपूर्ण प्रबंधन
वाणिज्य के अंतर्गत आता है। अतः विभिन्न स्थानों पर सामान के वितरण की प्रक्रिया वाणिज्य है। वाणिज्य व्यापारिक संगठनों के मध्य मध्य सामग्री, बीमा, इसके परिवहन, बैंकिंग, गोदाम और संचार आदि बेचने और खरीदने की सुगठित तंत्र है। इसे व्यापार में एवं सहायक सेवाओं के रूप में विभाजित किया गया है। ठीक है, फिर नीचे देखते हैं। अब कहता है व्यापार, एक बिजनेस को करने के लिए क्या क्या विभिन्न प्रकार है वो देखिए। पहले व्यापार आता है। व्यापार संगठनों के मध्य वस्तुओं का क्रय विक्रय ही व्यापार है। ठीक है, यानी तो यहाँ पे व्यापार हो गया कि व्यापार में क्या है कि वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। फिर आता है आपका गृह व्यापार। अब गृह का मतलब क्या है, जो आप जहाँ रहते हो उसके ही अंडर में काम करना। तो गृह व्यापार में ने क्या बताया, गृह व्यापार वह है जहाँ किसी भी देश की सीमा के अंदर व्यापार किया जाता है। यानी यह दो प्रकार के होते हैं, तथा थोक व्यापार तथा खुदरा व्यापार। अब जो खुदरा व्यापार है, थोक व्यापार में भारी मात्रा में सामान उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं से खरीदकर खुदरा विक्रेताओं को बेचा जाता है। यानी कि आप देखो, एक समझो एक चक्की, मतलब चक्की का आटा है, जैसे आटा है तो उसका बहुत बड़ा गोदाम है, वहाँ से लोग सामान खरीदते तो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते। फिर आपकी गली में, आपके मोहल्ले में छोटे छोटे किराना की शॉप होती है, तो वहाँ पे वो चीज़ें जाती है, तो वो क्या हो गए खुदरा, क्योंकि वो थोड़ा सामान लेकर फिर आपको बेच रहे हैं। पर जो डीलर हैं वो बहुत सारे खरीदते हैं, फिर अलग अलग दुकानों में बेचते हैं, तो वो थोक विक्रेता हुए, बहुत सारे सामान खरीद रहे हैं। फिर आपका आता है विदेशी व्यापार। ऐसा व्यापार जहाँ दो या दो से अधिक देश आपस में व्यापारिक सौदा करते हैं विदेशी व्यापार कहलाते हैं। देखो, विदेशी व्यापार के बारे में ज़्यादा बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप बहुत समझदार हो, आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, तो यार नॉर्मली हिंदी मीडियम में तो बहुत ही कम समझाने की ज़रूरत होती है। बस आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होने चाहिए, आपको नॉर्मली पूरे पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद व्यापार के सहायक तत्व, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट कर लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो व्यापार के सहायक तत्व क्या हुए, विज्ञान में प्रचार। देखो, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं करोगे, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, तो कैसे पता चलेगा कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। जैसे आप देखो, जॉनसन बेबी है, आपका पार्ले जी है, हैं इतने सारे प्रोडक्ट है, तो वो टीवी पर एडवर्टाइज़ करते हैं ना, जब भी तो आपको पता चलता है भैया मार्केट में कुछ नया आया है, तो आप उसको खरीदते हो। इसलिए यहाँ पे विज्ञापन एवं प्रचार की बात की गई है। तो क्या क्या गया, विभिन्न विज्ञापनों एवं प्रचारों के माध्यम से सामग्री एवं सेवाओं की जानकारी ग्राहकों को दी जाती है। ठीक है, फिर आपका आता है भंडारण। अब भंडारण क्या है ये समझ लीजिए। ये वस्तुओं के संचयन का एक तरीका है जिसकी दो प्रमुख उपयोगिता है। एक तरफ यहाँ यह घाटे, चोरी, आग आदि से बचाता है। दूसरी तरफ समय से काम को संपन्न कराता है। कुछ सामग्रियों का मौसम के अनुसार ही उत्पादन होता है, परंतु साल भर उनकी मांग होती है। ऐसी ही वस्तुओं का संग्रह किया जाता है ताकि मांग के अनुसार उनकी आपूर्ति की जा सके। भंडारण का यानी है मतलब स्टोरेज करना, मतलब उस चीज़ को अच्छे से संभाल के रखना, अगर उसकी मांग की जाती है तो उसको उसकी मांग की पूर्ति करना। ठीक है, फिर आता है बीमा। अब आप व्यापार कर रहे हो, आपको समझो कुछ आपने बीमा नहीं कराया, आपके बिजनेस में लॉस हो गया, कि मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, समझो नेचुरल आपदा हो गई, तो आप उसको वापस उसका हर्जाना लेने के लिए आप बीमा कराते हो ना, वही वाला बीमे की बात है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। फिर कह रहा है बैंकिंग एवं वित्त परिवहन। वाणिज्य के ऐसा अधिनियम है जहाँ माल के उत्पादकों से अंतिम उपभोक्ता तक वितरित होता है। ये संभव बनाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट का काम है वो आपके बिजनेस में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे डिलीवरी, आप किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हो तो उसमें पता है ना आपको ट्रांसपोर्ट का चार्जेस लगते हैं, तो सब बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। आप बस इनको नोट करते हो चलो। फिर आता है ई कॉमर्स। ठीक है, फिर आता है ये इंपॉर्टेंट एक ये टॉपिक है। फिर यहाँ पे आपका आता है वाणिज्य। सॉरी गाइस, तो यहाँ पे आता है वाणिज्य। तो ये वाणिज्य भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वाणिज्य की दो प्रमुख श्रेणियाँ, एक ई कॉमर्स है, एक एम कॉमर्स है। अब क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है 15 मार्क्स के लिए।
तो आप यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। देखो पढ़ना छोड़ दो, रट्टा मारना छोड़ दो, समझना है, क्योंकि समझ लोगे तो अच्छे से आप एग्ज़ाम में बना के लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या कहा है, ई कॉमर्स का सामान्यतः ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, जिससे कि क्रेता और विक्रेता इंटरनेट का उपयोग करते सामान को खरीदते एवं बेचते हैं। ठीक है, इंटरनेट ई कॉमर्स क्या हुआ, जो इंटरनेट के माध्यम से प्रोडक्ट को खरीदते हैं और सेल करते हैं, तो वो तो हुआ ई कॉमर्स। एम कॉमर्स से तात्पर्य किसी बेतार अंकीय साधन जैसे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से साधनों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय। साधनों और सेवाओं का, यहाँ प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है आपका, ये बात ध्यान रखना। फिर आता है ई कॉमर्स के अन्य प्रकार, ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट। ई कॉमर्स के अन्य प्रकार, ये आपके लिए 15 मार्क्स के लिए आएगा, ये वाला कैंसिल कर देना, ये नहीं आएगा। ई कॉमर्स के अन्य प्रकार क्या है, सामान्यतः जब हम ई कॉमर्स के बात करते हैं तो हमारे मन में जो छवि उभरती है वो उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य ऑनलाइन व्यापारिक लेन देन की होती है, जो कुछ हद तक सही भी है। ई कॉमर्स को 6 प्रमुख उसमें बांटा गया है। इनकी कैटेगरी क्या क्या है देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे दिखाया है बिजनेस टू बिजनेस, कि आपने बिजनेस टू बिजनेस करना, व्यापार टू उपभोक्ता, बिजनेस टू कंज्यूमर, कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपकी 5-6 कैटेगरी हो गई। अब इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे आपका पहला है बिजनेस टू बिजनेस, यानी B2B। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है जब 2 या 2 से अधिक कंपनियाँ आपस में सामान अथवा सेवाओं का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करते हैं, तो ये इस तरह के ई कॉमर्स को B2B कहते हैं। ठीक है, यानी कि 2 कंपनियाँ हैं, दोनों ही क्या कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, अपनी सेवा का आदान प्रदान कर रही हैं एक दूसरे में, तो क्या हुआ B2B। समझ गए, इस प्रकार के ई वाणिज्य में शामिल होते हैं। फिर आता है व्यापार टू उपभोक्ता, यानी B2C, बिजनेस टू कस्टमर। तो इसमें क्या कहता है, कंपनियों एवं अंतिम उपभोक्ताओं के मध्य इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की प्रक्रिया संबंधी इस तरह के ई कॉमर्स में B2B कहते हैं। ठीक है, B2B ई कॉमर्स की भी B2B कहते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब यह है, आप बिजनेसमैन हो, मैं आपका कस्टमर हूँ। ठीक है, आपने मुझे कोई प्रोडक्ट सेल किया, तो ये क्या हुआ, B2C, यानी कि आपका प्रोडक्ट मेरे पास आया, बिजनेसमैन से जो बिजनेसमैन से प्रोडक्ट किसकी तरफ आया, कस्टमर की तरफ, तो हुआ ना B2C। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर आता है उपभोक्ता टू उपभोक्ता, यानी कस्टमर टू कस्टमर। इसमें क्या है, C2C में ई कॉमर्स में उपभोक्ता के मध्य किए जाने वाली सेवाओं एवं वस्तुओं इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा यहाँ कट है, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। क्या कहने का मतलब ये है कि समझो एक कस्टमर है, उसने अमेज़ोन से कुछ सामान खरीदा। ठीक है, कस्टमर ने ख़रीदा है, कस्टमर ने कुछ ख़रीदा, समझो उन्होंने 200 में ख़रीदा, अब वो उन्होंने किसी अदर पर्सन को बेच दिया, वो भी कस्टमर हुआ, जिसको अदर पर्सन को बेचा है वो भी कस्टमर है। कस्टमर ने ख़रीदा अमेज़ोन से और उसी कस्टमर ने अदर कस्टमर को बेच दिया, तो ये हुआ कस्टमर टू कस्टमर सेवा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर आता है उपभोक्ता टू व्यवसाय, C2B मॉडल। यहाँ पे देखिए, C2B मॉडल रिवर्स नीलामी या मांग संग्रह मॉडल कहलाता है। इस मॉडल में अलग अलग ग्राहक अपनी सेवा एवं सामग्री को इन कंपनियों को बेचने की पेशकश करते हैं जो उन्हें खरीदने के लिए तैयार है। यानी कि समझो आपकी एक बिल्डिंग है, आपने कहा मैं इसकी नीलामी करना चाहता हूँ, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो अब जो उसे खरीदने वाले हैं वो बिल्डर हो सकते हैं, वो आपके दलाल हो सकते हैं। तो उनका काम क्या है, बिल्डिंग को खरीदना, तो वो तो हुए बिजनेसमैन, वो व्यवसाय कर रहे हैं। पर आप नीलामी कर रहे हो, आप बेच रहे हो, तो आप क्या हुए, कस्टमर। आप जो कस्टमर है और वो बिजनेसमैन भी है, बट आपने कोई चीज़ खरीदी, आप उसको नीलाम कर रहे हो, तो आपके लिए तो वो चीज़ चली गई ना। तो आपने खरीदी थी किसी टाइम में, अब वो आप बेच रहे हो, तो आप तो कस्टमर रहे, पर खरीदने वाले हो बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, तो ये कस्टमर टू बिजनेस हुआ। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर B2A सभी प्रकार के ऑनलाइन। तो देखो अब आता है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन B2A। इसमें सभी प्रकार के वो ऑनलाइन लेन देन होते हैं जो कंपनी एवं सार्वजनिक प्रशासन के मध्य होते हैं। यानी कि कंपनी जो प्राइवेट है और सार्वजनिक प्रशासन यानी कि आपका गवर्नमेंट कह सकते हो, ठीक है, के मध्य होते हैं। कॉमर्स के अंतर्गत
आते हैं। इस मॉडल में विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं, जैसे कि वित्तीय, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, कानूनी, दस्तावेज क्षेत्र आदि। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर आता है उपभोक्ता टू एडमिनिस्ट्रेशन फीड टू ए। इसमें आता है व्यक्तियों एवं लोक प्रशासन के मध्य किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेन देन C2A कॉमर्स में शामिल होते हैं। इसके उपयोग निम्नलिखित में होते हैं। पहला, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कर, स्वास्थ्य। इसको देखो, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपको समझने के लिए होती है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो A to Z आप ऐसे ही लिख सकते हो, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नहीं समझाए जाते। उनको अगर आप एग्ज़ाम में वैसे लिखोगे तो थोड़ा जो चेकर है उसको भी अच्छा फील होगा और वो समझेगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे ही आपको लिखने हैं जैसे इस बुक में लिखे हुए हैं। तो आगे देखते हैं ई कॉमर्स के लाभ। देखो, ई कॉमर्स के लाभ, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो देखो हर कोई क्वेश्चन जो भी आप पढ़ोगे वो लगेगा कि भैया एग्ज़ाम में आएगा, तो आप सब पढ़ के चलो, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप छोड़ोगे नहीं अगर आप सारा पढ़ोगे तो। अब आता है ई कॉमर्स के लाभ। पहले तो सबसे पहले ई कॉमर्स का लाभ कमाते हैं संगठनों के लाभ। ई कॉमर्स का उपयोग करके संगठन न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ अपने बाजार का विस्तार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कर सकते हैं। एक संगठन आसानी से दुनिया भर में और अधिक ग्राहकों, संशय आपूर्तिकर्ताओं, उपयोग, व्यापार की भागीदारी का पता लगा सकता है। ई कॉमर्स संगठनों की सूचनाओं का डिजिटलीकरण करके कागज आधारित जानकारी बनाने, वितरित करने, पुनः प्राप्त करने और प्रबंधित करने की लागत को कम करने में मदद है। यानी कि आप समझो, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए क्या क्या है, एक तो भैया ऑनलाइन काम हो रहा है, उसमें आपका टाइम बच रहा है। आप अपनी एक जगह बैठ के पूरे देश में विदेश में अपने मार्केट को ले जा सकते हो, अपने प्रोडक्ट को ले जा सकते हो। ठीक है, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट का काम है वो आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो, है ना। ई कॉमर्स संगठनों को बेहतर ग्राहक सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। ई कॉमर्स व्यवसाय प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करता है। तो ये हो गई आपकी एकदम पक्की लाइन। फिर आता है ये संगठनों की उत्पादकता को बढ़ाता है। फिर आता है उपभोक्ताओं के लाभ। वो तो हो गए संगठनों के लाभ, अब आते हैं उपभोक्ताओं के लाभ। क्या कहता है, सुविधा और आसानी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो नॉर्मली ये उपभोक्ता वो हैं जो ई कॉमर्स की मतलब नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, सुविधा और आसानी, यानी कि समझो घर पे बैठा है, वो आराम से घर बैठे शॉपिंग कर रहा है, उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, वो घर बैठे मिल रही है उसे कुछ ही मिनटों में। हैं, सुविधा में क्या क्या मिल रहा है, उसे घर बैठे प्रोडक्ट मिल रहा है, डिलीवरी फ्री मिल रही है, वो कोई सा भी घर बैठे कोई सा भी प्रोडक्ट सर्च करेगा वो उसके सामने आ जाएगा, कितना प्राइस है वो पता चल जाएगा उसे। वो अलग अलग साइटों पे जाके कंपेयर कर सकता है कि कौन सा कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, कहाँ पे वो कर रहा है। मतलब उसके बाद उसको बहुत सारा जो भी आप खरीदते हो ना ऑनलाइन, उसमें जो जो चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये अच्छी चीज़ है यार, ये बहुत अच्छा काम है, वो सब यहाँ पे उपभोक्ता के लिए लाभ है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर आता है उत्पादों पर छूट। अब भैया आपने देखा होगा जब नया साल आता है, दिवाली आती है, कोई भी त्यौहार आता है बड़ा, तो उस पर कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो आपको प्रोडक्ट पे छूट देते हैं, आपको डिस्काउंट देते हैं। तो वही चीज़ डिस्काउंट की बात यहाँ की गई है। समझो दिवाली पे कहते हैं एक 3 ये चीज़ खरीदो उस पर एक ये फ्री मिलेगा, कि 5,000 की शॉपिंग करो 1,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो ये सब वही उत्पादों पर छूट है। ठीक है, फिर खोज ईंधन दृश्यता के साथ नए ग्राहकों को आकर्षित करे। वारंटी जानकारी मिलती है। समझो अब आप गए दुकान पर, तो दुकान वाला आपको ना वारंटी की बात में, ठीक है, आपकी तो एक हो गई संगठन के लाभ और दूसरे हो गए उपभोक्ताओं के लाभ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ई कॉमर्स। ठीक है, क्षमता। ऑनलाइन व्यापार के लिए ई कॉमर्स बहुत योग्य एवं कुशल विधि है। ये थोड़ी सी आपको बता देना है। अपने उत्पादों को बेचने के लिए हैप्पी ग्राहकों को उत्पाद रेटिंग या समीक्षा की अनुमति दे। दुनिया भर में उत्पाद बेचना आसान है। देखो 24/7 365 दिन खुला रहे, ये मार्केट पूरे दिन खुली रहती है। रात में शॉपिंग कर लो, दिन में कर लो, कभी भी कर लो, शॉपिंग होनी ही होनी है। ब्रांड जागरूकता को बढ़ावा दे। फिर आपका आता है ई कॉमर्स का एक
और महत्वपूर्ण योगदान है कि व्यापार की लागत कम की जा सकती है। निम्नलिखित ऐसी लागतें हैं जिन्हें आप ई कॉमर्स के माध्यम से कम कर सकते हैं, यानी विज्ञापन एवं विपणन की लागत। फिर आता है कार्मिक। आपके ई कॉमर्स के व्यवसाय में चेकआउट, बिलिंग, सूची प्रबंध, भुगतान एवं अन्य प्रकार की परिचालन लागत स्वचालित होती हैं और जो कि आवश्यक कुल कर्मचारियों की संख्या को कम करती है। देखो, अब आप गए किसी, समझो एक मोबाइल की शॉप है, आप वहाँ गए, आपने वहाँ पे जितना भी काम था मतलब कि आपने करा, आपने वहाँ से शॉपिंग करी, तो वहाँ पे एक बंदा बैठा रखा होता है जो बिल बनाता है कंप्यूटर पे, और यही आप वेबसाइट से ख़रीदोगे तो दूसरी तरफ वेबसाइट पे थोड़ी ना कोई बैठा है, वो सब तो खुद ऑनलाइन हो रहा है। आप उनके पास पहले फॉर्मेट बने होते हैं कि ये बंदा ये सेलेक्ट करेगा, इसका अमाउंट खुद जुड़ जाएगा और उसके पास खुद बिल पहुंच जाएगा। वहाँ कोई नहीं बैठा बिल बनाने के लिए, वो खुद बिल बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। आपके पास जो ऑनलाइन फ़ी आ जाती है, आपके पास पेमेंट करने का जितने भी डॉक्यूमेंट आ जाते हैं वहाँ पे, तो वो सब ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। वहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठा, तो वहाँ पे उसके पैसे बच रहे हैं। यहाँ पे उसके पैसे बच गए। यात्रा लागत को खत्म करते। अपने मनपसंद स्टोर पर जाने के लिए ग्राहकों को अब लंबी दूर देंगे। देखो, यहाँ पे बात की जा रही है, आप घर बैठे कर रहे हो। अगर समझो आप नॉर्मली फिजिकली मोड पर किसी मार्केट में जाते हो, तो अब वहाँ पे जाओगे, आपको खर्चा लगेगा, किराया लगेगा। सपोज़ करो आप कोई फेमस मार्केट में जाओगे तो अपने घर से किराया लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे जा के ऑटो वाले से बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, भैया इतने ले लो, इतने ले लो। तो वो चीज़ ख़त्म, घर बैठो, सर्च करो ये चाहिए, चलो ये ऑर्डर कर दो, एड्रेस दे दो, आ गया घर पे, तो बच गया आपका किराया। फिर आता है भारी जानकारी प्रदान करें। ई कॉमर्स के उपयोग में एक ये भी है कि जो जानकारी उपभोक्ता भौतिक स्टोर से प्राप्त नहीं कर पाते, वो जानकारी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर से उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार प्राप्त कर सकता है। स्टोर के कर्मचारी ऐसी जानकारी ग्राहक को देने में आनाकानी किया करते हैं, जबकि ये डेटा ई कॉमर्स की मदद से आसानी से अतिरिक्त जानकारियों के साथ उपलब्ध है। ठीक है, विश्लेषण आ गया। विश्लेषण में कुछ ज़्यादा है नहीं। उत्कृष्ट उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार करें। वास्तव में इतनी बड़ी दुनिया में विक्रेताओं एवं ग्राहकों को एक दूसरे को ढूंढना असंभव है, लेकिन ई स्टोर के साथ परेशानी भी हल हो गई। यानी देखो यार, मार्केट है, अब बिजनेस जो बंदा बेच रहा है सामान, वो पहले मार्केट ढूंढेगा कहाँ बेचूं। परेशानी हो रही है उसको, वो कभी इस वाली मार्केट में जाएगा, कभी दूसरी वाली में जाएगा। पर लेकिन अगर वो ऑनलाइन सामान बेचे तो भैया बस उसे अपनी वेबसाइट पे सामान डाल देना है, अब पब्लिक खुद आएगी उसके पास। उसको किसी मार्केट में दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया, इंटरनेट पे डाल दिया, अब लोग खुद सर्च करेंगे, उसका प्रोडक्ट आएगा, ख़रीद लेंगे। वहाँ पे जो उन्होंने रेट लिख दिया, भैया इतने रुपए का है तो इतने का ही है, आपको ख़रीदना है। बार्गेनिंग का कोई सिस्टम नहीं, ख़त्म। अब ई कॉमर्स के फ़ायदे आ गए, जो मैंने ऊपर बताया सबसे बड़े फ़ायदे तो वही है ई कॉमर्स के, कि मतलब कि ई कॉमर्स के फ़ायदे क्या है, घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो, घर बैठे अपना प्रोडक्ट मंगा सकते हो, पूरे दिन पूरे 24 घंटे आप शॉपिंग कर सकते हो। आपके लिए मार्केट 24 घंटे अवेलेबल है ई कॉमर्स में, है फ्री में डिलीवर हो जाता है सामान, किराया बच जाता है आपका, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको ईजिली मिल जाती है ना। ये सब क्या है, ये सब उसके फ़ायदे तो हैं। अब आता है ई कॉमर्स के नुकसान क्या है। ई कॉमर्स के नुकसान देख लो। संचार व सूचना प्रौद्योगिकी को मजबूत निर्भरता। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली नई ई कॉमर्स गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कानूनी की कमी है। परंपरागत बाजार की शैली व ई कॉमर्स आपस में विपरीत है। ई कॉमर्स में ग्राहक उत्पादों को स्पष्ट, अब मैं देखो इसमें बताता हूँ, आपने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया, ई कॉमर्स के थ्रू आपने कोई सामान परचेज़ करा, ये भी तो होता है, वो उस पर दिखाएंगे कुछ वेबसाइट पर और आएगा कुछ। समझो आपने मोबाइल मंगाया, अब घर पे मोबाइल आया, डब्बा खोला, मोबाइल है नहीं, टिकिया भरी हुई है उसमें, पत्थर रखे हुए हैं, ईंट रखी हुई है, तो आपको ये तो नहीं है ना, भरोसा नहीं कर सकते आप। वहाँ कुछ फ़ोटो दिखा रहे हैं, आ कुछ रहा है। आपने समझो गर्म कपड़ा मंगाया, ठंडा कपड़ा आ रहा है, हल्का कपड़ा आ रहा है, मोटा कपड़ा नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, ये नुकसान है। अब आपने अगर समझो आपने कुछ मंगाया, आप घर बैठे अगर आप फिज़िकल मोड पे बाज़ार में जाते हो तो आप वहाँ बार्गेनिंग भी कर सकते हो, अपने आँखों के सामने कपड़ा देख सकते हो, प्रोडक्ट देख सकते हो, अपने आँखों के सामने उसे पैक करा सकते हो, एकदम सही चीज़ लेकर आ सकते हो। बट लेकिन यहाँ पे क्या है, आप अपने आँखों के सामने प्रोडक्ट को नहीं देख सकते, उनने जितना प्राइस लिख रखा है आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब इसके नुकसान है।
फिर व्यापार के आवेदन, फुटकर एवं थोक, खुदरा और थोक में कई प्रकार के आवेदन ई कॉमर्स में उपलब्ध है। कई कंपनियां ई कॉमर्स की मदद से खुदरा एवं थोक व्यापार कर अच्छा मुनाफा कमाती है। विपणन, ई कॉमर्स का अनुप्रयोग विपणन है। वेबसाइट और ई कॉमर्स की मदद से उपभोक्ता की आदतें, व्यवहार, आवश्यकताएं, वरीयताएं एवं उसके खरीदने के तरीके, इन सारे बिंदुओं के बारे में डेटा को संग्रहित किया जाता है। इससे उत्पाद के मूल्य निर्धारण, उत्पादन वृद्धि या कमी को ग्राहक के साथ, ये सब मतलब कि वही है कि फुटकर और थोक विक्रेता किस तरीके से ई कॉमर्स का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन ख़रीदारी कैसे की जाती है ये आपको पता ही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऑनलाइन ख़रीदारी के लाभ देखो, फिर वही चीज़ बार बार घूम के आ रही है इसमें, है ना। इसके मेन पॉइंट है, ऑनलाइन ख़रीदारी के क्या लाभ है? ग्राहक की सुविधा है, कम कीमत है, विविधता है, यानी कि आप जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो उसमें बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको, कैटेगरी मिल जाएगी। उपहारों की उपलब्धता है, कम खर्च है, मूल्य की तुलना कर सकते हो, कोई भीड़ नहीं है, इच्छानुसार उत्पाद की उपलब्धता है, कम कीमत देकर पुराना एवं अप्रयुक्त उत्पाद खरीदना, समझदारी भरी खरीद है। ऑनलाइन खरीदारी एवं खुदरा खरीदारी तुलनात्मक अध्ययन, ये आपके लिए नॉर्मल है, आपको पता है ऊपर। ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स सांख्यिकी है, ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ये कुछ ज़रूरी नहीं है, ये सब ऐसी है। शिपिंग और ई कॉमर्स, मोबाइल डिवाइस व ई कॉमर्स, ये सब इसका कंपैरिजन है, ये आपको अच्छे से पता है यार, आप डिजिटल एकदम नए, आप आज की जनरेशन को सब पता है। शॉपिंग कार्ड छोड़ना, भारत ई कॉमर्स सांख्यिकी, फिर यहीं पे आपका जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सबके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और या फिर छोटे छोटे सब्जेक्ट, छोटे छोटे टॉपिक्स अगर आपको क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ यार अपडेट सोल को कर देना सब्सक्राइब, और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो में ई कॉमर्स के सेकंड यूनिट पे बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। थैंक यू।